आज का तो जो क्लास नंबर है मेरा 16 है। और आज हम इसमें कुछ सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा मुझे कॉन्सेप्ट का, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ, पहले सबसे पहले एक देखेंगे एक कैपिलरी एसेंट फार्मूला जो हमने देखा था कि कैपिलरी ट्यूब को जब डालते थे लिक्विड में ड्यू टू सरफेस टेंशन वो लिक्विड में कुछ ऊपर तक पानी उठ जाता था। क्यों उठता था वो, ठीक है? उसमें क्या-क्या होता था, उन सब चीज़ों को जानने से पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो सरफेस टेंशन है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो मैंने जब इसका डेफिनेशन पढ़ाया था या उसमें बताया था कि एक फ्री सरफेस के ऊपर, ये मान लीजिए ये लिक्विड का अपर सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड है। लिक्विड पे मैंने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ किया था और बोथ साइड डॉट लेके मैंने बताया था कि ये दोनों इधर से ये स्ट्रेट दोनों मतलब अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स लगाएगा और यही फोर्स पर यूनिट लेंथ जो था मेरा सरफेस टेंशन था। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, ये जो लाइन है ऑन द फ्री सरफेस में फ्री सरफेस के टेंजेंशियल है, इसके इसके फ्री सरफेस के टेंजेंट मतलब फ्री सरफेस में अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, अगर मान लेते हैं ये फ्री सरफेस है, इसका जो टेंजेंशियल होगा इस टाइप का होगा, तो ये डायरेक्शन था मेरा डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन का, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये मेरा रहा डायरेक्शन सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। अब हम देखेंगे क्योंकि इसका जरूरत मुझे अभी पड़ेगा जब मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो मुझे इसका जरूरत पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बताया है। सचिन प्रेजेंट मोड ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा सबके लिए। देखिए यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है डायग्राम आप लोगों को? यस सर। यस सर। बिल्कुल। इस डायग्राम को हम देखते हैं पहले। ये क्या है मेरा, ये लिक्विड है, लिक्विड में ये कैपिलरी ट्यूब है मेरा। तो कैपिलरी ट्यूब को हम क्या किए हैं, इसको फिगर को मैंने जूमिंग फॉर्म में लिया है ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये फ्री सरफेस है मेरा, ये वाला देखिए, ये जो स्फीयर है यहाँ पे ये वाला फ्री सरफेस है। इसका रेडियस जो है वो देखिए स्मॉल आर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रेडियस आर है। अब हमने देखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट में जब भी हम खींचते थे तो फ्री सरफेस फ्री सरफेस जो था इंटरनल साइड से लिक्विड के अंदर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ से, ये वाला, ये लाइन देखिए, ये यहाँ से ये वाला और ये वाला, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन इनसाइड द लिक्विड, हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट में देखा था कि टेंजेंट तो मुझे ड्रॉ करना है लेकिन अपर सरफेस में नहीं, लोअर सरफेस में मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ये एंगल मेरा आ गया एंगल ऑफ थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसमें भी डाउट नहीं है। बट ये जो टेंजेंट मैंने लाइन खींचा यहाँ पे, ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन होगा, ये जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का जो इंटरनल से मैंने जब एंगल ऑफ कांटेक्ट को निकाल सीखे थे, तो ये लाइन को जब मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये डायरेक्शन होगा सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। हाईलाइटेड, चलिए, तो ये डायरेक्शन था मेरा सरफेस टेंशन का। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? ये डायरेक्शन हुआ मेरा सरफेस टेंशन का, ये वाला, ये लाइन जो है डायरेक्शन है मेरा सरफेस टेंशन का। इसमें से यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ?
बोलिए, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस थोड़ा सर। हम लेट यस। से आए थे। सर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो वही डायरेक्शन हो जाता है। देखिए, चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए, चलिए छोड़िए, पता नहीं किस सिस्टम में एरर आ रहा है जिस वजह से वो नहीं आ रहा, उसको छोड़िए, मैं कुछ दूसरे से कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो लिक्विड था यहाँ से, यहाँ पे क्या होता था हम लोग देखते हैं, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स के कारण ये अपर, यहाँ से ये ऊपर की ओर चढ़ जाता था। इसका मतलब क्या होता था कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको अपर की ओर खींच रहा है यहाँ से, और यही खिंचाव के कारण ही लिक्विड इस सरफेस के ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या, ऑल टाइम क्या देखते हैं, ये जो यहाँ मॉलिक्यूल्स है ये इस अपने तरफ यानी इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, जिस वजह से इस टाइप का सरफेस हो गया है। हम देख रहे हैं खिंचाव जो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में काम करता है, एक ये तरीका से समझ सकते हैं। दूसरा, जब हम ये टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये इस पे, इस सरफेस पे, ये जो कर्व सरफेस पे मैंने जब एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था, जब मैंने इसको बताया था, इसको बढ़ा दूं तो ये देता है रिजल्टेंट, एक्चुअली ये देता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट देता है, तो ये रिजल्टेंट इक्वल टू सरफेस टेंशन, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वही सरफेस टेंशन का होगा। अब देखिए यहाँ पे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा है, ये दो चीज है। ये दो चीज कैसे आया, कोई बता सकते हैं? ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा कैसे आया? बोलिए, कोई बता सकते हैं? ये जो यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉस थीटा और साइन थीटा, ये क्यों आया? सर एंगल जिसके साथ बनाता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है सर। जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस थीटा है। ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। चलिए थोड़ा सा मैं स्मॉल फॉर्म में थोड़ा सा मैं चल जाता हूँ उस पर, ताकि और भी जो है किन्हीं को डाउट ना हो। चलिए देखिए, जैसे मैंने दिखाया है कि ये है मेरा R इक्वल टू टी, यानी ये रिजल्टेंट है मेरा। तो जब कोई एक रिजल्टेंट होता है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन और एक वर्टिकल कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसको हमको पूरा करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ को बिना हम ट्रायंगल लॉ को पूरा किए हुए हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एंगल है मेरा थीटा। अब अगर ये आर है तो मुझे ये एक्स डायरेक्शन में ये वाला फाइंड करना है, तो मुझे क्या लेना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स बाय आर। ठीक है, सॉरी, ये आर बाय एक्स होगा, माय मिस्टेक, आर बाय एक्स इक्वल टू, ये हो गया आर बाय, नहीं पहले ही चाहिए था। अच्छा, ये कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बोलिए तो कोई, बोलिए। बेस कॉस बाय थीटा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर। बेस बाय क्या परपेंडिकुलर। बोले? बेस बाय परपेंडिकुलर। बोलिए। सर। बेस बाय हाइट। तो ये हाइपोटेनियस, यस। बेस बाय हाइपोटेनस और होता है सर सर। हाइट से। गुड गुड। हाँ, तो बेस हो गया मेरा एक्स, क्योंकि इस एंगल में इस एंगल से ले रहा हूँ, कॉस थीटा यहाँ पे ले रहा हूँ, एक्स बाय आर, बेस बाय, तो एक्स बाय आर हो गया, तो एक्स इक्वल टू हो गया मेरा आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। और जब हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा को लेंगे तो मेरा आएगा, सेम कंडीशन आ जाएगा, वाई बाय आर। तो जैसे साइन थीटा अगर लू मैं, साइन थीटा लू तो आ जाएगा मेरा, सॉरी, वाई बाय आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब भी कोई रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो उसका दो कंपोनेंट श्योर होगा, एक एक्स एक्सिस के साथ और दूसरा वाई एक्सिस के साथ। तो हमेशा जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो हमेशा याद रखिएगा, एंगल है तो कॉस थीटा, एंगल नहीं है तो वो साइन थीटा में जाएगा। यहाँ पे देखिए,
ये इसके साथ एंगल बनाया है, यहाँ पे एंगल है मेरा अपर डायरेक्शन की ओर, तो ये हो गया थीटा कॉस थीटा, और ये जो इसमें एंगल नहीं था वो मेरा हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट फोर्स का दो फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे दो फोर्स, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा कर रहा है, ये कब बोलेंगे तो उसको हॉराइजेंटल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे आते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन फोर्स काम करता है यहाँ पे, तो सरफेस टेंशन फोर्स होता है फोर्स होगा ये सरफेस टेंशन, ये जो इस यहाँ पे सरफेस टेंशन है ये वाला, जितना सरफेस टेंशन होगा इस लिक्विड का उस सरफेस टेंशन, और जितना सरफेस पे लग रहा है यानी लेंथ, यानी इस सरफेस पे लग रहा है तो इसकी लंबाई को हम कैसे निकालेंगे तो हम आगे देखेंगे इसको। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन सरफेस टेंशन के कारण फोर्स क्या होगा, तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा है टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा इंटू एल, तो एल यानी लेंथ, जितना लेंथ होगा वही होगा मेरा। अब इसका लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर, जो अगर मैं अपर सरफेस के बारे में बात करूं, अपर सरफेस, तो इसकी लंबाई मुझे निकालना है, तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वही इसका लेंथ हो जाएगा, तो वो लेंथ हो गया मेरा 2 पाई आर। यानी एक्चुअली ये फोर्स एक्ट कैसे करता है, सपोज कीजिए एक हम एक लेते हैं कटोरी टाइप का, यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस जो बना हुआ है मेरा एज उसी टाइप का आपको दिखेगा, और ऑलवेज हर एक सरफेस पे इस टाइप का वो टी कॉस थीटा काम करता है, एकदम अपर डायरेक्शन में इस टाइप का हर एक यहाँ पे राउंडिंग सरफेस पे इस टाइप से वो टी कॉस थीटा काम करता है, माने हर एक पॉइंट पे। अब कितने यहाँ पे कितने लंबाई है इसका, तो 2 पाई आर होगा इसका, परिधि जो होगा, परिधि जितना होगा उतना ही होगा इसका, तो 2 पाई आर हो गया मेरा। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल लगने वाला जो फोर्स होगा वो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, फोर्स इंटू एरिया, ये हो गया टोटल फोर्स अपवर्ड फोर्स, और ये जितना एरिया पे लगता है वो हो गया। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप इन द लिक्विड, यही फोर्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लिक्विड को मतलब ट्यूब में ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर कोई ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो एक जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब अगर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, तो हम लोग जानते हैं नेचुरली एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, और ये ऑलवेज हमेशा डाउनवर्ड में होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फोर्स आया F, ये जो F फोर्स आया कब, ये लिक्विड को कब तक ऊपर की ओर ले जाएगा, जब तक न कि ये mg के बराबर हो जाए। अगर ये दोनों ये F और ये mg इक्वल हो गया, ये mg डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या होगा, वह ऊपर नहीं जाएगा, वह वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जब तक ये नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में रहेगा तब तक वो लिक्विड को अपर लेके चल जाएगा। अब यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, हम लोग जानते हैं ये मास और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज m इक्वल टू v इंटू रो लिख सकते हैं। तो यहीं पे मैंने लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, इक्वल टू, अब फिर मैंने यहाँ पे जो ये v है, इस v को मैंने चेंज किया है। v को मैंने कैसे चेंज किया है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब होगा, ये ट्यूब का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा टोटल मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यह v की जगह पे मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच इंटू जो यहाँ पे रो जी था, फिर मैंने वही रो जी को लिखा है। सर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ? सर डाउनवर्ड फोर्स फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता दो शुरू से। नो सर, सिर्फ बोलिए। डाउनवर्ड फोर्स, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स को मैं फिर से बता दूं, वेरी गुड। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो काम कर रहा है, और एक हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ऑलवेज एक फोर्स नीचे की ओर काम करता है। वो फोर्स कितना होगा,
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास किसका होगा? लिक्विड का मास होगा यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड अपर की ओर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उस लिक्विड का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू होता है 9.8, वही दोनों का मल्टीपल नीचे की ओर काम करेगा। तो फिर मैंने ये जो mg था, m को मैंने चेंज किया है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो फिर मास इक्वल टू में इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे v वॉल्यूम इंटू रो। अब फिर मैंने ये जो वॉल्यूम को चेंज किया है, वॉल्यूम को कैसे चेंज किया है मैंने? वॉल्यूम को चेंज किया है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का सरफेस एरिया है और उसकी अगर टोटल लंबाई से अगर हम उसको लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मुझे पूरा वॉल्यूम मिल जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक गोल ट्यूब है, इसका जो सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका ऊंचाई कितना तक है? ये h, जितना दूर पानी से ऊपर उठाए मुझे उतना ही दूर तक कंसीडर करना है, तो ये ऊंचा हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा v के जगह पे पाई आर स्क्वायर h, और ये रो और g पहले से ऑलरेडी मेरा था ही था। ठीक है, अब अगर मैं देख रहा हूं कि इस ट्यूब पे लिक्विड एक लिमिट ऊपर तक गया, फिर वहां पे जाके रुक गया, दैट मीन्स क्या है? वहां पे ये जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गया है, जिस वजह से लिक्विड जो है और ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए एट ए टाइम अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी एच इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, ये आर और ये पावर का आर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इधर बचा मेरा वो एक आर एच रो एन जी, आर एच रो एन जी, इधर टी कॉस थीटा इंटू टू, क्योंकि ये इधर तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा है। तो यहाँ पे h इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू सॉरी ये h नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये r रो g, ये 3 मतलब होगा। तो ये मेरा हो गया फाइनल इक्वेशन क्या कैपिलरी राइज के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि कैपिलरी को जब मैंने ट्यूब में क्या हो रहा था, लिक्विड ऊपर की ओर उठ रहा था। एक कंडीशन हमने वैसा भी देखा था जहाँ पे लिक्विड नीचे की ओर आएगा, वहां पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ h को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस में h को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो जो होगा कुछ होगा, उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए h क्या है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज और फॉल होगा उसकी ऊंचाई यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये h है, ये वाला h है, जितना लिक्विड कैपिलरी में ऊपर गया है उसकी ऊंचाई को h लिया है मैंने। अगला है r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है r, t इज द सरफेस टेंशन, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मेरा था कैपिलरिटी एसेंट फॉर्मूला, और इसका यूज करके मुझे कुछ नॉमेरिकल प्रॉब्लम आज सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? नॉमेरिकल प्रॉब्लम पे चले हम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। मैंने सॉल्यूशन इसलिए नहीं करके रखा है क्योंकि सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ये कैपिलरी ट्यूब ऑफ ए रेडियस 0.2 mm is dipped in water of surface tension 72 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. Find the rise of water in the tube. Take angle of contact 0 degree and g इक्वल टू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वह 10 लेना है। चलिए, मैं यहाँ पे मैंने एरर किया था, तो ये आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। क्या करना है, क्या इसको हम बना सकते हैं? यस सर।
अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करेंगे? पहले मुझे देखना होगा कि जो जितना भी वैल्यू दिया हुआ है क्या सारा सेम यूनिट में है। अगर सेम यूनिट में नहीं है तो मुझे सबसे पहले सेम यूनिट में करना होगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। चलिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो फिर लेकिन एक देखिए 0.2 mm, क्या ये ऐसा यूनिट है? क्या यह वैल्यू ऐसा यूनिट में है? नो सर। बोलिए। नो सर। है नो ऐसा सर। यूनिट में? ओके ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सॉल्यूशन करने का पहला ये है, प्रोसेस लिखिएगा, सॉल्यूशन। पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ उसको आप एक लिस्टेड कीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस, हम स्मॉल आर लिख सकते हैं आप। क्या हुआ है, 0.2 mm, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू, इसको मीटर में अगर मैं चेंज करूं 10⁻³ मीटर। किसी को डाउट है यहाँ पे? सरफेस टेंशन T इक्वल टू दिया हुआ है वैल्यू मेरा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये तो ऐसा यूनिट में है ही, इसमें कुछ नहीं करना है। थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, इसको भी कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा बात है, 0 डिग्री दिया हुआ है। जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना क्या है, फाइंड द राइज ऑफ वाटर, तो मुझे एच फाइंड करना है, जो मैंने अभी एच इक्वल टू एक फॉर्मूला निकाला, टी 2t कॉस थीटा बाय क्या था, रो जी, क्या था और एक चीज था, तो जी आर था, आर रो जी एच। तो क्या हम इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो इसका सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? यस सर। बताइए तो। यस सर। मुझे इसका आंसर चाहिए। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो यहाँ पे रो दिया हुआ, इसका वैल्यू 10⁻, मतलब 1000 लीजिएगा, ठीक है? तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻, ये क्यू कंसीडर कीजिएगा। वासुदेव, यस सर। यस कॉस सर। 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री 0 का, डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू सर, कैसे बनाएंगे आप इसको, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सर हम ना स्क्रीन, मतलब कि हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम सिर्फ सुन पा रहे हैं सर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, तो इसको कैसे समझिएगा आप? मतलब कि मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए हम स्क्रीन नहीं देख पाते हैं। चलिए, इसी का आप बोलिए तो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1. बिल्कुल सही, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। चलिए, अब तो सर सॉल्यूशन हो जाना 72, चाहिए। सर 72 इंटू 72 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 यूनिट बोलिए। बता रहे सर। क्योंकि आप 10⁻6 के फॉर्म में चले गए ना, तो मुझे यूनिट जानना होगा कि आपकी वो आपका सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा कि एमएम में होगा। सर 0.072 न्यूटन मीटर। क्या मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में सर। इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जीरो, आप कितना बोले आप, 0.072। 0.072, बिल्कुल सही बनाए आप। इसको सेंटीमीटर में कर देंगे, बस हो जाएगा सर।
अच्छा ओम प्रकाश, जब भी इस टाइप का वैल्यू हम लिखेंगे ना तो इसको हम क्या करेंगे 7.2 लिखेंगे, इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 -3 जो भी कुछ आएगा वैसे हम यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 आए या फिर 3 आएगा, हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लिखता हूँ, H इक्वल टू 2t cos थीटा r rho g इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन 72 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू cos थीटा का वैल्यू 1, नीचे r रेडियस ऑफ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डेंसिटी 10 टू द पावर 3 इंटू क्या है उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे ये 0.2 और ये 0.2 ये भी तो कैंसिल हो जाना चाहिए, 10 ना ना सॉरी, ये पॉइंट और ये 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा इक्वल टू 7.72 इंटू 10 टू द पावर -3, किस कौन सा यूनिट में था, सारा ऐसा यूनिट में था, तो इसको लिख सकते हैं मीटर में। अब हम इसको सिर्फ सेंटीमीटर में कर देंगे, तो सेंटीमीटर में जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7.2 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट मारिए सबको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, जो सॉल्यूशन है आपको यहीं से देखना पड़ेगा, बाद में जब आपके पास क्वेश्चनिंग चल जाएगा तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप सिर्फ आपको फॉर्मूला पे बिठा देना है, कैलकुलेशन भी तो कुछ नहीं है, काफी इजी कैलकुलेशन था। मैंने जो यहाँ पे काटा कैसे काटा, किसी को अगर डाउट है तो बोलिए, मैं उसको फिर से करता हूँ एक बार। क्लियर है सर? फिर से करूँ क्या? नो सर। और किस ठीक है, आपको धनीराम आपको दिक्कत नहीं है, किसी और को अगर देखिए बोलिए। नो सर आ गया। सर यूनिट में आगे थोड़ा प्रॉब्लम है सर, यूनिट में प्रॉब्लम है। देखिए अच्छा ये तो मेरा मीटर में जब मैंने किया, ये मिलीमीटर से जब मैंने इसे मीटर किया तो ये ऐसा यूनिट है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं न्यूटन पर मीटर, ये ऐसा यूनिट है एकदम दिख रहा है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी ऐसा यूनिट है, मतलब सारा मेरा जो है सब ऐसा यूनिट में है। जब मैंने इसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला में बैठाता हूँ, यहाँ पे देखिए H इक्वल टू मेरा था 2t cos थीटा बाय r रो g, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे cos थीटा मेरा क्या है, सॉरी t का वैल्यू 72 इंटू 10 टू द पावर -3, यूनिट को मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, cos थीटा का मान 1 बाय, अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या होगा, वैल्यू ऑफ r, r क्या था मेरा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 इंटू 10, यही था मेरा ओम प्रकाश। यस सर। सर वैल्यू में अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट को काट अब करके यूनिट वैल्यू को देखिए आप देखिए रुकिए एक मिनट, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। अच्छा जितना भी वैल्यू मैंने पुट किया है सारा तो ऐसा यूनिट में है, सारा ऐसा यूनिट में है, तो कट के मेरे पास जो बचेगा वो ऐसा यूनिट में ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने इसको कैंसिल किया, ये दोनों को कैंसिल किया, ये 10 और इस पॉइंट को मैं कैंसिल कर दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद मेरे पास आया 72 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हाइट है, हाइट का ऐसा ही यूनिट होता है, हम लोग जानते हैं मीटर होगा, तो ये मीटर में आया।
अब इस मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कर देना है। सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो देखिएगा वो 7.2 आएगा, 7.2 ये वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि हम लोग जस्ट जानते हैं कि ये ऐसा यूनिट में आया तो मैंने मीटर भी उठा दिया। लेकिन अगर आप ड्यू टू और मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन के आधार पे ये वैल्यू कैसे आता है। जस्ट बने रहिए। H इक्वल टू 2 इंटू 72 इंटू 10⁻³ क्या था, न्यूटन पर मीटर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1। आगे देखिए यहाँ पे रेडियस था मेरा क्या 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी देखने जाऊँ 10⁻³ ये क्या था मेरा डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या था, हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू सॉरी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या होगा, बोलिए, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, केजी मीटर क्यूब। अच्छा, इसके बाद क्या था मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे पर मीटर क्यूब होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू था मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा नॉमिकल वैल्यू, ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में मेरा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर बचा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे है यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे है मीटर, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया केजी। अब यहाँ पे मीटर की पावर में 1 है, +1 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा m⁻²। होगा तो यस सर। अच्छा, और एक यहाँ भी मीटर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ भी एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 -2 हट के -1 हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी आया, पर मीटर आया, और यहाँ पे ये भी इसको भी मैंने ले लिया, इसको भी ले लिया, सिर्फ बचा पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। अब याद कीजिए जब हम लोग न्यूटन लिखते थे, न्यूटन इक्वल टू जैसे कि फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन, F इक्वल टू ma लिखते थे, तो ये क्या था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरा सिर्फ यहाँ पे पर, यहाँ पे m⁻1 आना चाहिए। अच्छा, 1m केजी में यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m⁻⁻1। सर ठीक है सर, m तो है ठीक ही, है, केजी हाँ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से m⁻⁻1 है सर। अच्छा, और यस सर। ऊपर में भी तो मेरा पर मीटर है यहाँ पे, यस सर, कट जाएगा, वो m ही बचेगा सर। m ही बचेगा ना। यस सर। तो समझ में आया तो, कि अभी भी किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर मुझे h निकालना है तो सिर्फ हम जानते हैं ये लेंथ है, इसका यूनिट या तो सेंटीमीटर में लेना होगा, या तो मीटर में लेना होगा, या तो किलोमीटर में होगा। इतना सारा अगर हम ये क्या बोलते हैं यूनिट का अगर मैं कैलकुलेशन करने जाएंगे आप लोग, तो वहां पे क्या होगा, एरर होने का चांसेस बहुत सारा रहेगा। क्योंकि एक तो ये जो वैल्यू सबका कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उसका मुझे यूनिट का भी कैलकुलेशन करना होगा, ये काफी दिक्कत होगा। इसलिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू जो भी आता है 0.72 या फिर जो भी कुछ आया मीटर, अगर सारा वैल्यू अगर मैंने एसआई यूनिट में लिया है तो ये भी एसआई यूनिट में आएगा। अगर मैंने सीजीएस सिस्टम में लिया है तो 0.72 सेंटीमीटर ये भी सीजीएस सिस्टम में ही आएगा। वो डिपेंड करता है कि मैं क्या इनपुट डाल रहा हूँ, जो मैं डालूंगा वही मेरा आउटपुट भी आएगा। ठीक है, ये अगला प्रॉब्लम पे चलें। 4 प्रॉब्लम है, कम से कम चारों तो सॉल्व करना है, टाइम को भी देखना होगा, 20 मिनट टाइम बचा हुआ है। यस सर। काफी इजी सवाल है आप लोगों के लिए। देखिए, एक ग्लास ऑफ कैपिलरी ट्यूब, यहाँ भी 0.2 mm है, इज डिप्ड इन मरकरी, द मरकरी फॉल्स बाय 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एच जो मैं वैल्यू लूंगा वो मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, एच का वैल्यू मुझे नेगेटिव में लेना है।
एच नेगेटिव में होगा, क्योंकि वो वहाँ पे डाउन हो रहा है, डिच कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे फॉल डाउन हो रहा है। अगला देखिए, द मर्करी फॉल 2.4 सेंटीमीटर इन द ट्यूब, फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी, गिवन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 135 डिग्री, डेंसिटी ऑफ मर्करी, जो मर्करी का जो डेंसिटी है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये तो मेरा यूनिट दिया हुआ है अदर्स यूनिट में, ये है सीजीएस में, ये सीजीएस में है, ये ऐसा यूनिट में देना है। तो सबसे पहले मुझे ये देख लेना होगा कि मुझे कौन सा यूनिट में रखना ज़्यादा इजी रहेगा, कौन सा यूनिट में, कौन सा सिस्टम में हम रखेंगे। अगर एसआई में रखेंगे तो मुझे सबको एसआई में करना होगा, सीजीएस में रखेंगे तो सबको सीजीएस में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सीजीएस में करूँ तो सिर्फ मुझे सीजीएस में चेंज करना होगा, एसआई में करूं तो काफी सबको मुझे, चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन बनाने का लेकिन प्रोसेस बस यही होगा, गिवन रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 0.2 mm, इसको सेंटीमीटर में करना है, कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। समझिए कैसे हुआ ये चीज, अगर नहीं आता है तो फिर बोलिए, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, अब द मर्करी फॉल मैंने एच इक्वल टू, एच का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, कितना में है 2.44 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। अब पता चलेगा कि आप लोग मैथ कितने अच्छी तरह से पढ़ते हैं, थीटा का cos 135 का वैल्यू निकालना होगा। अगला है रो का वैल्यू 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट में है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबरी बढ़ता है। 9.8 ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं तो यस सर। H इक्वल टू 2T, ओहो 2T cos थीटा बाय आर रो जी। अब क्या इस यहाँ से मैं इस टी को निकाल सकता हूँ, सरफेस टेंशन निकालना है, टी इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा एच आर रो जी बाय, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे टी ना, सॉरी 2 cos थीटा, यही होगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती किया, इसका वैल्यू मुझे भी, ये एसआई में है, ये एसआई में है, इसका मुझे सीजीएस में लिख लेना होगा। तो ये हो जाएगा मेरा, जब मैं इसको सीजीएस में करने जाऊंगा तो क्या इसका कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, बोलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे इसका सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू लेना है। 900 क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 980 लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में 980। ठीक यस है, सर। ओके। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू को सिर्फ पुट कर देना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन मैं पीपीटी में नहीं दूंगा, आपको खुद से बनाना है, इसलिए स्क्रीनशॉट सबको अपने पास रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं टी इक्वल टू इधर इसी स्लाइड में रख लेता हूँ वैल्यू। चलिए यहाँ पे एच का वैल्यू -2.44 माइनस है इसलिए ब्रैकेट दिया, आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², रो का वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी 13.6, लग रहा है ये यहाँ पे इस स्लाइड में नहीं आएगा, नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा मुझे।
फॉर्मूले को भी एक बार लिख लेता हूँ, टी इक्वल टू एच आर रो जी बाय 2 कॉस थीटा, और टी इक्वल टू एच का वैल्यू -2.44 इंटू क्या था उसके बाद आर रेडियस 2 इंटू 10⁻² इंटू 13.6 इंटू 980। अब है नीचे 2 इंटू कॉस 135 डिग्री। चलिए 135 कॉस 135 का वैल्यू कौन बताइएगा? सर 1/√2 सर। 1/√2 नेगेटिव में थोड़ा होगा सा सर, मिस्टेक है, माइनस नेगेटिव में। नेगेटिव होगा वेरी सर, गुड, माइनस वेरी होगा। गुड, वेरी गुड, माइनस होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा के, दूरी का हट रहा है, चलिए हटा ही देता हूँ। हटा के मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू माइनस ऑफ 1/√2। अच्छा, ये मैं ना लिख के, चलिए रहने दीजिए इसको। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आंख बंद कर कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू आपके सामने आएगा टी सरफेस टेंशन। कीजिए सर, कैलकुलेशन कीजिए, एकदम पेज से कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा, एक देखिए, सबसे पहले एक ऊपर का ये जो माइनस है और ये नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस का झमेला खत्म। नहीं है नेटवर्क के लोग आप इतने ज्यादा 459 आ रहा है। 459 बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं इजी करने के लिए इसके जगह पे मैं इसको ऐसे रखूंगा 2 इंटू √2/2। इससे क्या होगा, मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 वैल्यू मुझे पुट करने में आसानी होगा यहाँ पे। अच्छा, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 1.44 तो 1.4142 414 1.41 ही लेंगे हम, 2 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, 1.41, लेकिन हाँ तो 41 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, बस 41 तक ही लेंगे, 2 ही, उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बस इसी बेसिस पे हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। देखिए उसको 2.44 इंटू, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2 है, और यहाँ पे चलिए रहने दीजिए, लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 13.6 इंटू 980। अब नीचे कर दूंगा मैं 1.41। अच्छा, अब मैं इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 10⁻⁻2 ले सकते हैं, यहाँ पे भी, या फिर इसको 141 लिख के 10 इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको यूज करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा कैलकुलेशन है, या फिर इसको शॉर्ट करके जैसे भी कीजिएगा, इसका वैल्यू जो आंसर आएगा मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे, वो आप लोग कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 459.9 इंटू, सॉरी इंटू नहीं लिखना है, इसका यूनिट लिखना था मुझे। ये हो जाएगा। अच्छा, ये सारा वैल्यू मैंने सीजीएस सिस्टम में लिया था, सीजीएस में, तो ये भी सीजीएस में लिखना पड़ेगा, डायन पर सेंटीमीटर। जब इसको मैं एसआई में करूंगा
तो इसको 459.9 इंटू 10⁻, कितना डाइन होता है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू आएगा मेरा एसआई सिस्टम में। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग घर में कैलकुलेशन कीजिएगा और ये वैल्यू ले आइएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और 2 क्वेश्चन लिया है जो कि काफी इजी है, उसी के बेसिस पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। सबको स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ ए कैपिलरी इज, एक कैपिलरी है जिसका रेडियस है r इक्वल टू गिवन r इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर ऐसा यूनिट में। ये लिक्विड ऑफ वेट, एक लिक्विड का मास दिया हुआ है, यानी मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड है कितना है, 6.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन may remain in the capillary, then what will be। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा देन यहाँ पे होना चाहिए, देन व्हाट यहाँ पे छूट गया मेरा, देन व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। What will be the surface tension of the liquid। क्वेश्चन कहता है एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है r इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और एक मास लिक्विड है जिसका मास, ठीक है, इतना न्यूटन, यानी मास है तो यानी अगर ये न्यूटन में दिया हुआ है तो यानी ये मास नहीं है, ये mg डाउनवर्ड फोर्स दिया हुआ है, mg दिया हुआ है 6.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो क्या करना है, निकालना है कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला, गौर कीजिए, ये फॉर्मूला था हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये L को मैं लिख सकता हूँ 2πr, ठीक है, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ 2πr। अब ये जो यहाँ पे है ये वेट फोर्स अगर दिया हुआ है, वेट फोर्स मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स जो डाउन नीचे की ओर काम कर रहा है वो अगर मेरा इतना न्यूटन है, तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा। तो देखिए F का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 6.28 इंटू 10⁻⁹, टू पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, यस सर। 3.14 इंटू R दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये दोनों कैंसिल, अब अच्छा ये 2 ये और ये भी तो कैंसिल हो जा रहा है ना सर एफ मिस्टेक अपॉन लेंथ लिखे हैं क्या वो, या फिर एरिया? वो एल है, एल है सरफेस सर। एरिया। एल का 2πr कैसे हुआ सर? चलिए एक मिनट आता हूँ कैसे हुआ। कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड है तो इस टाइप का सरफेस बनेगा यहाँ पे,
मैंने क्या बताया, ये जो अपर सरफेस है इसका ईच पॉइंट पे अपर डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने या सीखा था कि या फिर सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे इस एक छोटा सा लेंथ के बारे में बात करूँ, छोटा सा पार्ट लूँ, अगर ये सरफेस एरिया है, अगर मैं इतनी सा एरिया के बात सरफेस के ऊपर बात करूँ तो मैं बोलूंगा इस लेंथ में जो फोर्स काम करेगा मैं उसको बोलूंगा सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा टोटल सरफेस जो होगा, टोटल सरफेस टेंशन, यानी ये टोटल जो लंबाई है यानी एरिया है, इस पे जो फोर्स काम करेगा वही मेरा होगा। तो ये टोटल लेंथ को हम इसको तो सरफेस टेंशन को लेंथ के फॉर्म में जानते हैं। तो इसको अगर मैं सपोज कीजिए ऐसा था, इसको मैं पकड़ा, इसको सीधा कर दिया, कितना लंबाई निकला, इसी चीज को मैं इसी को फोल्ड किया, मैं इस सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका मुझे टोटल लेंथ चाहिए, मतलब टोटल ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक कितना लंबाई है। तो क्या इसका जो परिधि होगा वही ये एल नहीं होगा, 2πr। यस सर। तो इसीलिए वहां पे मैंने लिखा था, वहां पे 2πr को लिखा था। ओके सर। ओके, तो हमने देखा कि r जो है, r का वैल्यू 2 × 10⁻³ मीटर, और ये जो f है डाउनवर्ड फोर्स, f डाउनवर्ड, तो ये है मेरा 6.28 × 10⁻³ न्यूटन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे इसका सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करना है किस फॉर्म में, तो वही मैंने बताया, सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फिर F को रखेंगे 2πr के फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे। F का वैल्यू मैं रखूंगा 6.28 × 10⁻³ बाय 2 × पाई का वैल्यू 3.14 इंटू, अब क्या बचा मेरा लास्ट में r का वैल्यू मेरे पास है 2 × 10⁻³ है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा आंसर 5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये हो गया इसका आंसर, स्क्रीनशॉट मारिए, ये कैलकुलेशन कीजिएगा, अब यही वैल्यू आएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा इसका। ओके, सबको स्क्रीनशॉट ले लिए, उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। यस सर। बहुत कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। अगला सवाल, व्हेन ए कैपिलरी इज डीप इन वाटर, जब एक कैपिलरी को वाटर में डुबाया जाता है तो वाटर राइज, पानी 0.015 मीटर ऊपर उठ जाता है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, अगर वो सरफेस वाटर का सरफेस टेंशन 75 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, न्यूटन, चलिए रहने देते हैं, न्यूटन पर मीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो सेम चीज है, वही जो पिछला बार मैंने देखा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल टू F/L, फिर यहाँ पे लिखेंगे F/2πr। तो ये r का वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, और सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दिया हुआ है, और h दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से नहीं निकलेगा, ये हमको कैपिलरी यहाँ ये निकालना होगा 2T/r ρg। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा कि सर cos थीटा कहाँ चल गया। ठीक है, cos थीटा, अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट,
यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब cos थीटा को हमने यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड करना भूल गया है, थीटा मुझे क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद से एरर किया है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री करना चाहिए था, तब यहाँ पे मैं cos थीटा लिख के इस फॉर्मूले से मैं इस r का वैल्यू निकाल पाऊंगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा और इसको नोट कर लीजिए। क्या हो गया? ये मेरा तो पीपीटी ऑफ हो गया। चलिए यही क्वेश्चन था मेरा। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा ये बना लीजिएगा, छोड़ दूं मैं? यस सर, हो तो जाएगा सर। बोलिए। एक्चुअली फॉर्मूला आपको वहीं से जाना है, h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय क्या था, रो जी आर रो जी। अब यहाँ से इस r को यहाँ पे ले आइएगा, r इक्वल टू 2t cos थीटा बाय यहाँ पे हो जाएगा h जी रो जी। अब यहाँ पे सारा वैल्यू 2 इंटू टी का वैल्यू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ 75 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका वैल्यू कॉस्ट। तो बस आज यही छोड़ते हैं क्लास को, और उम्मीद है कि क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।